हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक चेक डिसऑनर केस की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। जब भी कोई चेक बाउंस का केस कोर्ट में फाइल किया जाता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और अल्टीमेटली केस का कंक्लूजन जो है वो किन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में आता है। तो इस सारे प्रोसेस को इस वीडियो में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सबसे पहले अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को चेक दिया है तो जो चेक देने वाला पर्सन है उस पर्सन को कहा जाएगा ड्रॉयर, यानी कि जिसने चेक को बनाया। और जिसके फेवर में उसने चेक को इशू किया है वो पर्सन कहलाएगा पेई। अब वो जो पेई है वो उस चेक को प्रेजेंट करेगा अपने बैंक में प्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे बैंक का रेलेवेंस क्यों है, क्योंकि उसी बैंक से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से कोर्ट के पास में उस मैटर को सुनने का जुरिस्डिक्शन होगा। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक अमेंडमेंट भी आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो केस फाइल कहां कौन सी कोर्ट में करेगा। पहले जहां प्रोविजन था कि वो ड्रॉयर के सिटी में जाकर उसकी जो ब्रांच होगी उस वाले कोर्ट में करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पेई की कन्वीनियंस देखी जाती है। ऑलराइट, सो ये देखिए, आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि वो चेक को प्रेजेंट करेगा। अब चेक को प्रेजेंट करने की जो टाइम लिमिट है दैट इज 3 मंथ्स। कई बुक्स में आपको आज भी 6 महीने की टाइम लिमिट देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वो लिमिट कब की बहुत साल पहले अमेंड हो चुकी है एंड दैट लिमिट इज नाउ 3 मंथ्स नॉट 6 मंथ्स। यानी कि जो भी चेक में डेट है उसके 3 महीने के अंदर उस चेक को कोर्ट में, उस चेक को नॉट कोर्ट में, पहले बैंक में प्रेजेंट करना है। अगर चेक पे मान लीजिए डेट है 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी से 3 महीने के अंदर उसको बैंक में प्रेजेंट करना है। उसके बाद अगर वो चेक वहां पे, अगर मान लीजिए पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट ना होने के रीजन क्या हो सकते हैं कि मान लीजिए जो ड्रॉयर था, यानी कि जिसके चेक पे साइन थे, जिसने चेक इशू किया था, उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है या जो भी रीजन है, इनसफिशिएंट फंड्स है, तो बैंक की साइड से एक रिवर्ट आता है जिसको हम बोलते हैं चेक रिटर्न मेमो। चेक रिटर्न मेमो आ गया है और ये बैंक इशू करता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हमें कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है और उसमें बैंक ये मेंशन करता है कि व्हाट वर द रीजंस कि जो चेक था वो डिसऑनर हुआ। मान लीजिए आपने उस चेक को एसबीआई बैंक में डिपॉजिट किया था, तो एसबीआई बैंक की साइड से आपको एक रिटर्न मेमो मिलेगा और साथ में आपको वो ओरिजिनल चेक भी मिलेगा और उसके रीजन भी बैंक आपको मेंशन करके देगा कि इस रीजन की वजह से ये जो चेक है ये डिसऑनर हो गया है, सामने वाले ने पेमेंट स्टॉप करवा दिया है या फिर इनसफिशिएंट बैलेंस था, वॉट एवर द रीजन इज। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में 30 दिनों में क्या होता है, देखो, चेक डिसऑनर होने का जब मेमो मिल चुका है उसके 30 डेज में, 30 डेज ऑफ रिसीविंग द मेमो फ्रॉम द बैंक, जो पेई है जिसके नाम पे वो चेक बनाया गया था वो बेसिकली एक लीगल नोटिस इशू करता है। यहां पे मैं आपको ये बता देता हूं कि लीगल नोटिस, जो उसके एडवोकेट होते हैं वो एडवोकेट एक लीगल नोटिस इशू करते हैं। उस लीगल नोटिस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अमाउंट स्पेसिफाई करें, एग्जैक्टली वही अमाउंट लिखें, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर भी गाइडलाइन है कि वो जो अमाउंट या फिक्स जो चेक का अमाउंट था वही आपको मेंशन करना है। कोई इमेजिनरी फिगर आपको अपनी साइड से उस चेक में नहीं, उस नोटिस में नहीं डालना है। तो ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी नोटिस यहाँ पे जो आप इशू कर रहे हो, क्योंकि नोटिस इशू करना मैंडेटरी होता है बिफोर गोइंग टू द कोर्ट। तो कोर्ट जाने से पहले आपको वो लीगल नोटिस देना पड़ेगा। वो लीगल नोटिस आपके बिहाफ पे आपका एडवोकेट ड्राफ्ट करेगा, चेक का नंबर बताएगा, डेट बताएगा, रीजन बताएगा कि आपका चेक था इस वजह से डिसऑनर हुआ है, और उसके बाद में जो ड्रॉयर था जिसने चेक को इशू किया था उसके एड्रेस पे उस नोटिस को भेजेगा रजिस्टर्ड पोस्ट से, और उससे ये कहा जाएगा कि अब पेमेंट डिमांड करेगा अगले 15 दिनों में। तो 15 डेज में, और उसमें ये मेंशन होता है कि ये नोटिस मिलने के 15 दिनों में आपको जो चेक का अमाउंट था वो पे करना है, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तब मैं कोर्ट में जाऊंगा, ये बात याद रखिएगा। तो वो पहले लीगल नोटिस, ये कौन इशू कर रहा है ध्यान रखिएगा, एडवोकेट की साइड से, उसका जो लेटर हेड होता है उस पर फॉर्मली ये नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाता है। तो ये एक प्रैक्टिस है जिसको फॉलो करते हैं, और 15 दिन का टाइम यहाँ पे दिया जाता है किसको, ड्रॉयर को, और ड्रॉयर को बोला जाता है कि आप ये अमाउंट जो है वो पे कर दीजिए, अदरवाइज मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। अगर 15 दिनों में पेमेंट नहीं आया है, आपको यहाँ पे टाइम लिमिट अच्छे से पता होनी चाहिए। 30 डेज की टाइम लिमिट थी, उसमें एक लीगल नोटिस इशू करना है, 15 दिनों में पैसा मांगना है, 15 डेज फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ द लीगल नोटिस। और अगर 15 दिनों के अंदर ड्रॉयर ने पेमेंट नहीं किया तो इस केस में क्या होगा, अब कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हो चुका है। सो व्हाट डू वी कॉल इट, अब इसको हम बोलेंगे कि नाउ द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइज्ड।
16th डे जो है ना वो कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे अराइज होगा। अब उसके बाद में क्या होगा आगे देखिए। उसके बाद में नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब जो कंप्लेनेंट है, अब देखिए कंप्लेनेंट का वर्ड मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया कंप्लेनेंट। जो पेई था ना जिसके नाम पे चेक इश्यू हुआ था, जिसको पैसे नहीं मिले, वो अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जब केस फाइल करेगा तब वो कंप्लेनेंट बन जाएगा। वो क्या बनेगा? कंप्लेनेंट। और जो चेक जिसने इशू किया था वो यहां पे बन जाएगा एक्यूज्ड। तो दोनों पार्टीज का रिलेशन भी आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएगा। कौन सी कोर्ट में जाएगा? मजिस्ट्रेट। और ये सिविल प्रोसेस नहीं होगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यहां पे सीआरपीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। सीआरपीसी एज वेल एज अब की अगर हम बात करें तो बीएनएसएस के जो प्रोविजंस है वो यहां पे एप्लीकेबल होते हैं। तो वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएगा। अब वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएगा और वहां पे वो अपनी जो है कंप्लेन फाइल करेगा। ये कंप्लेन फाइल करने के लिए जो टाइम लिमिट है दैट इज 30 डेज। ये 30 डेज हम कहां से काउंट कर रहे हैं? फ्रॉम द 16th डे। 15 दिन का टाइम हमने ऑलरेडी दिया था और उसके बाद 16th डे से हम 16 डे को कॉज ऑफ एक्शन जो था वो अराइज हो गया। कॉज ऑफ एक्शन मींस कि रीजन है आप केस क्यों फाइल कर रहे हो। तो एक लिमिटेशन पीरियड आपके पास में है। 30 डेज में आपने कंप्लेन कोर्ट में फाइल कर दी। कंप्लेन जब कोर्ट में फाइल करने के बाद में जो कंप्लेनेंट है, अब सिर्फ इस डेट पर सिर्फ कंप्लेनेंट जो है ना वही कोर्ट में अपीयर हो रहा है। अभी जिसने चेक इशू किया था वो इशू नहीं, वो कोर्ट में नहीं आ रहा है। सिर्फ जो पेई था, जिसका नाम पहले पेई था, अब वो कंप्लेनेंट बन गया है, वो कोर्ट में आएगा और कोर्ट में आकर अपना स्टेटमेंट देगा, डिटेल्स कोर्ट को देगा, डिटेल्स देगा, जो चेक डिसऑनर हुआ था उसके बारे में बताएगा, लीगल नोटिस जो उसने इशू किया था उसकी प्रॉपर डिटेल्स कोर्ट में सबमिट करेगा, लीगल नोटिस की एक कॉपी भी कोर्ट के पास में देगा। और जब अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है तो मजिस्ट्रेट अब क्या करेंगे? एक समन्स इशू कर देंगे। किसको? एक्यूज्ड को। अब एक्यूज्ड को एक समन्स जाएगा उसके एड्रेस पे। जो पूरी कंप्लेंट है, जो पूरी कंप्लेंट है उसके साथ साथ में कोर्ट की साइड से समन्स इशू कर दिए जाएंगे और कोर्ट एक्यूज्ड को ये बोलेगा कि आपको इस पर्टिकुलर डे पे, जो भी डे कोर्ट यहां पे डिसाइड करता है, ऑनरेबल कोर्ट में आपको अपीयर होना है। अपीयर होना है और अपीयर होने के बारे में और जो भी आपके पास अपने डिफेंस में डॉक्यूमेंट है वो सब चीजें उसकी डायरेक्शन वहां पे दे दी जाएंगी और उसको एक पर्टिकुलर डे बता दिया जाएगा जिस दिन एक्यूज्ड को अब कोर्ट में आना है। तो एक्यूज्ड को पहले लीगल नोटिस भेजा गया था। लीगल नोटिस भेजने के बाद में भी क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया तो कोर्ट में कंप्लेन चली गई और कोर्ट ने कहा कि अब आपको कोर्ट में आना है। यहाँ पे एक और बात, 2-3 एस्पेक्ट्स इसके और हैं विच इज रिलेटिंग टू जुरिसडिक्शन, वो आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मैंने उसके बारे में बता भी दिया है। और एक जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का 20% वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपने एनआई एक्ट पढ़ा होगा तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। मैं जो आपको प्रोसेस यहाँ पे बता रहा हूं दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड प्रोसेस जो हर चेक डिसऑनर केस में फॉलो किया जाता है। बीच में ये भी होता है कि कई बार कुछ एप्लीकेशंस लग जाती हैं, लेकिन अभी हम उन एप्लीकेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम पूरा एक बार बेसिक प्रोसेस को समझ लेंगे। अब वो जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड जो कि पहले ड्रॉयर था, कंप्लेनेंट जो कि पहले पेई था, अब वो जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट में अपीयर होगा। जो कोर्ट ने डे बता रखी है, जो डेट मेंशन कर रखी थी, उस दिन वो कोर्ट में अपीयर होगा। और कोर्ट में अपीयर होने के बाद में देखिए पहली बात ये, क्योंकि एक बेलेबल ऑफेंस होता है तो एक्यूज जब कोर्ट में आएगा तो कोर्ट में अपीयर होकर वो सबसे पहला काम ये करेगा कि वो अपनी बेल करवाएगा। कोर्ट में उसको अपीयर होना होगा, मैंने आपको बताया ये बेलेबल ऑफेंस है। और अगर वो अपीयर नहीं होता तो कोर्ट क्या कर देता है, देखिए अगर एक्यूज उस डेट पर अपीयर नहीं होता तो कई बार क्या होता है उनके जो एडवोकेट हैं वो अपीयर हो जाते हैं। तो अगर एक्यूज का एडवोकेट ऑनरेबल कोर्ट में अपीयर हो रहा है तो कोर्ट एक्यूज के ऊपर कॉस्ट भी इंपोज कर सकता है। ये कोर्ट के पास में पावर होती है। कोर्ट के पास में ये भी पावर है कि उसके ऊपर अरेस्ट वारंट निकालने की भी पावर है कोर्ट के पास में। लेकिन नॉर्मली कोर्ट क्या करता है, अगर एडवोकेट अपीयर हो गया है तो उसके ऊपर एक कॉस्ट इंपोज कर देते हैं। कॉस्ट एक तरीके से आप ये बोल दीजिए कि एक मॉनेटरी अमाउंट है जो कि एक्यूज को जब वो अगली डेट पर आएगा तब वो पे करनी है। अब किसको पे करनी है? वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी पे की जा सकती है, या फिर हो सकता है कि कंप्लेनेंट जो है, कंप्लेनेंट के एडवोकेट को फीस मिल जाती है। अब इसके ऊपर एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि जो कॉस्ट का अमाउंट है इसके लिए लीगली एंटाइटल्ड कौन होता है, इसके लिए कंप्लेनेंट एंटाइटल्ड है या उसका एडवोकेट एंटाइटल्ड है। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब एक्यूज जब कोर्ट में अपीयर होगा ना तो उसको पहला स्टेप ये करना पड़ता है कि अपनी बेल करवानी पड़ती है।
यस, एनआई केस में उसको अपनी बेल करवानी पड़ेगी। तो बेल करवाने के लिए वो अपने साथ किसी पर्सन को लेकर जाता है, जो पर्सन उसकी बेल करवाएगा, और जो पर्सन उसकी बेल करवाएगा उस पर्सन को हम कहते हैं श्योरिटी। सो वी कॉल सच पर्सन, उस पर्सन को श्योरिटी कहा जाता है। अब श्योरिटी कौन हो सकता है? ये मान लीजिए कि जो एक्यूज्ड है, जिसने चेक इश्यू किया था, उसका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है। तो अब वो जो श्योरिटी है वो उसकी बेल करवाएगा, वो बेल बॉन्ड एक्यूज्ड फर्निश करेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, जब यहाँ पे वो बेल करवाते हैं तो बेल करवाने के लिए कई बार मान लीजिए किसी व्हीकल के ओनरशिप के जो पेपर है वो कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। कोर्ट वहां पे स्पेसिफाई करता है, अमाउंट भी कोर्ट स्पेसिफाई करता है बेल का। ये अब डिपेंड करता है कि मैटर कितना बड़ा है, चेक का अमाउंट कितना था, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड करता है। तो मान लीजिए कि अमर ने चेक इशू किया था और अमर जो है वो कोर्ट में अपीयर हुआ, तो कोर्ट ने अमर को कहा कि आप अपनी बेल करवाइए। तो अमर जो अपनी बेल करवाएगा तो बेल बॉन्ड फर्निश करेगा, तो इसके साथ साथ में वो अपने फ्रेंड को ला सकता है। मान लीजिए वो अपने फ्रेंड प्रेम को ले आया, अपने फ्रेंड प्रेम को ले आया, तो प्रेम भी अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी आईडी प्रूफ, ये सब कोर्ट में सबमिट करेगा। और इसके साथ हो सकता है कि प्रेम जो है वो अपनी गाड़ी के ओनरशिप के पेपर कोर्ट में दे दे, जैसे कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो कोर्ट में डिपॉजिट करवा देगा। अब अगर आप अब ये सोच रहे हैं कि अगर वो अपनी गाड़ी के जो ओनरशिप का पेपर है, आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, वो अगर कोर्ट में सबमिट करवा देगा, तो वो क्या करेगा? तो कोर्ट वहां पे उस केस में उसको एक रोप कार नाम का डॉक्यूमेंट होता है, दिस डॉक्यूमेंट इज बेसिकली कॉल्ड रोप कार, वो डॉक्यूमेंट को अपने पास रख सकता है। तो अगर ट्रैफिक पुलिस या कोई भी उससे मांगे कि आपकी ओरिजिनल आरसी कहां है, तो उसकी जगह पर वो रोप कार डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में काफी सुनेंगे, कोर्ट में इस डॉक्यूमेंट के बारे में काफी बताया जाता है, काफी बार सुनने को मिलता है। तो दिस इज द डॉक्यूमेंट। आपके स्टेट में हो सकता है नाम कुछ अलग हो, लेकिन प्राइमरली नॉर्दर्न इंडिया में इसको रोप कार डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इसको वो दिखा सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट उसके पास में रहता है, और आरसी जो है वो कोर्ट के पास में रहती है। अगर आपके पास में गाड़ी का पेपर नहीं है, तो कई बार कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट बोलता है कि फिक्स डिपॉजिट अगर है तो वो एफडी भी डिपॉजिट कर सकता है कोर्ट में। तो वो कोर्ट में एफडी ले आएगा। बैंक के पास अगर उसने कोई एफडी करवा रखी है, तो एफडी के जो ओरिजिनल पेपर हैं वो कोर्ट में डिपॉजिट कर देगा। उसका इंटरेस्ट उस पर्सन को मिलता रहेगा एफडी का, लेकिन वो एफडी को ब्रेक नहीं करवा सकता, क्योंकि जो ओरिजिनल एफडी है वो किसके पास डिपॉजिट है? वो कोर्ट के पास डिपॉजिट है। ये वापस कब मिलती है श्योरिटी को? श्योरिटी को ये वापस तब मिलती है जब उस केस का कंक्लूजन आ जाता है, तब ये श्योरिटी को वापस मिल सकती है। एक और बात यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि श्योरिटी का काम है ये इंश्योर करना कि जब जब भी कोर्ट की आगे डेट्स होंगी, उन डेट्स पे जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट में अपीयर होगा। तो ये बात इंश्योर करने के लिए यहाँ पे श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मान लीजिए जो चेक था वो अमर ने इशू किया था, गोगो पेई था जो बाद में कंप्लेनेंट बन गया, और प्रेम को हम मान लेते हैं कि श्योरिटी। दो लोगों का डिस्प्यूट था और चेक को लेकर, और इसी में कौन बन गया है? जो प्रेम है वो श्योरिटी की तरह रोल प्ले कर रहा है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको श्योरिटी का कॉन्सेप्ट अब पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो चेक डिसऑनर केस में जैसे ही एक्यूज्ड कोर्ट में फर्स्ट डेट पे अपीयर होगा, पहले वो अपनी बेल करवाएगा, क्योंकि एक तरीके से ये बेलेबल ऑफेंस है, तो कोर्ट उसे ये डायरेक्शन देगा। उसके बाद में क्या होगा? जब वो अपनी बेल करवा लेगा, सेम डे जब वो बेल करवा लेता है, तब नॉर्मली क्या होता है, उसी दिन ही रिकॉर्डिंग ऑफ प्ली होती है। अब आप बोलेंगे कि सर रिकॉर्डिंग ऑफ प्ली से क्या मतलब है? कोर्ट ये पूछेगा उससे कि आपके अगेंस्ट में ये जो आपके अगेंस्ट में चार्जेस है कि आपने चेक दिया था, चेक डिसऑनर हो गया, क्या आप इसको एडमिट करते हो, या आप प्लीड करते हो इनोसेंट? तो वो कहता है कि नहीं, ये चेक मैंने इशू नहीं किया था, इसने मेरे साथ में कोई धोखाधड़ी करी है। मान लीजिए कि जो चेक था, ये चेक इसने मेरा चोरी कर लिया, मेरे पास एक चेकबुक थी और वो साइन करके मैंने रख रखी थी अपने ऑफिस में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ऑफिस से बाहर रहता हूं और किसी को पेमेंट करनी होती है, तो इसलिए मैं चेकबुक साइन करके और मैं रखता था। और ये जो पेई है, ये मेरा बहुत ही भरोसेमंद इंप्लॉय था, और इसने मेरी चेकबुक चोरी कर ली, अपना नाम फिल कर दिया, और अपना नाम फिल करके मेरे ऊपर चेक डिसऑनर का केस फाइल कर दिया। तो अब अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, तो यहां पे देखिए, अगर वो एडमिट कर लेता है तो कोर्ट उसको इमीडिएटली पनिशमेंट दे देगा। जो मैक्सिमम केसेस में देखा भी जाता है, नॉट मैक्सिमम केसेस एग्जैक्टली, लेकिन बहुत से केसेस में देखा भी जाता है कि वो एडमिट करके पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। या फिर वो ये बोलते हैं कि नहीं, हम तो इनोसेंट नहीं है, तो कोर्ट, अगर वो ये कहते हैं कि हम इसको चैलेंज कर रहे हैं, हम इसको कंटेस्ट कर रहे हैं, ये जो चेक था ये हमने किसी लॉफुल डेट के डिस्चार्ज के लिए इशू किया ही नहीं था। तो यहाँ पे एक आप प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की थ्योरी भी जरूर पढ़िएगा एनआई एक्ट में।
और सेक्शन नंबर 138 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी चेक किसी लॉफुल डेट के डिस्चार्ज के लिए इश्यू होना जरूरी होता है। तो अगर वो ये कह दे कि नहीं, हमने किसी लॉफुल डेट के डिस्चार्ज के लिए चेक इश्यू नहीं किया था, तो फिर अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है तो कई बार कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगती है, या कोर्ट में अगर ओरली भी रिक्वेस्ट करते हैं तो कोर्ट अब ये कह सकता है, मान लीजिए कि कोर्ट ने कंप्लेनेंट की बात सुन ली, लेकिन जब एक्यूज्ड कोर्ट में अपीयर हुआ तो कोर्ट को एक्यूज्ड की बातों में सच्चाई लगी, या फिर एक्यूज्ड के एडवोकेट ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर दी, तो कोर्ट बोलेगा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये जो कंप्लेनेंट है इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए, इसने एविडेंस दिए हैं, इसने एविडेंस फर्निश किए हैं, आप इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए। अब क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसके बारे में आप इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है। इस क्रॉस एग्जामिनेशन वाली स्टेज में जो कंप्लेनेंट होता है, उस कंप्लेनेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन? एक्यूज्ड के एडवोकेट। जो आरोपी है उसके एडवोकेट उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चेक आपने किसके बदले में लिया था, आपने कौन से गुड्स या सर्विस दिए थे जब आपको ये चेक मिला था, आप एक्यूज को कैसे जानते हैं, आप दोनों का क्या रिलेशन है, आप दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय थे या बिजनेस पार्टनर थे, या जो भी है, ये सारी बातें, कुछ एविडेंसेस भी वहां पे दिखाकर, कुछ डॉक्यूमेंट दिखाकर क्रॉस एग्जामिनेशन में यहां पर यह कोशिश की जाती है कि कंप्लेनेंट का जो डिफेंस है उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। यानी कि जो कंप्लेनेंट है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि कंप्लेनेंट का जो क्लेम है उसको किस तरीके से पूरा झूठा साबित किया जाए, कि हम ये साबित करते, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में वो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ के जानने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है पूरा का पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि आपकी इनकम बताइए, आपकी इनकम का सोर्स क्या है, ये चेक आपको कैसे मिला, ये सारी बातें जो है ये क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज में की जाती है। और यहाँ पे जो रेलेवेंट सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 145 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का आप देख सकते हैं। अब जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज पूरी हो जाती है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज पूरी होने के बाद में आती है स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड। अब जो आरोपी है उसका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है एज पर सेक्शन नंबर 313 ऑफ सीआरपीसी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीएनएसएस में इसका जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 348। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेक्शन नंबर 348 जो है वो स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड के बारे में बात करता है। तो वो आप एक बार बीएनएसएस में भी रेलेवेंट सेक्शन जो है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ तो ये होता है स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड। इस स्टेज पर बस एक्यूज्ड अपनी बातें बताता है। वो ये कहता है कि ये जो चेक था ये मैंने किसी लॉफुल डेट के डिस्चार्ज के लिए नहीं दिया था। वो जो भी कहना चाहता है, मतलब उसकी जो वर्जन है, उसके साइड की जो स्टोरी है, वो स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज में रिकॉर्ड की जाती है। वो सिंपली बोलेगा कि ये जिसने चेक कोर्ट में प्रेजेंट किया है ये मेरा एम्प्लॉय था, इसने मेरे साथ में चीटिंग करी है, धोखा किया है एंड ऑल दैट। तो वो अपनी पूरी बातें, राइट, और ये अपनी पूरी बातें जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट कर देगा। यहाँ पे इस स्टेज में किसी भी तरीके से उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। वो जो भी बोल रहा है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज के बाद में अब एक्यूज जो है वो अपने आप को विटनेस बनाना चाहता है। अगर एक्यूज के पास में कोई और विटनेस है तो वो उनके लिए भी कोर्ट को कह सकता है कि उनको समन्स इशू किए जाए और उन्हें कोर्ट में बुलाया जाए। तो यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन मूव करेगा अंडर सेक्शन नंबर 315 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन नंबर 315 ऑफ द सीआरपीसी बाय द एक्यूज ये एक एप्लीकेशन मूव कर देगा और उसके बाद में बताएगा कि ये मेरे सारे जितने भी लोग हैं जो मेरे फेवर में यहाँ पे कोर्ट में आकर अपीयर होकर अपने स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसके साथ साथ में उसके बाद में ये एप्लीकेशन लगा दी है और उसके बाद में शुरू होता है मेनली डिफेंस एविडेंस, जिसको कि कोर्ट की लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में डीईबी कहा जाता है। डीई, ये डिफेंस एविडेंस किसकी साइड से होते हैं? ये जो डिफेंस एविडेंस है ये एक्यूज्ड की तरफ से हो रहे हैं, क्योंकि कंप्लेनेंट अपने एविडेंस पहले ही दे चुका है, कंप्लेनेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन भी आपने पहले कर लिया, तो अब आएगा डिफेंस एविडेंस। तो यहाँ पे जो एक्यूज्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट जो विटनेस अपने सपोर्ट में दे रहा है, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन आप देख सकते हो अंडर सेक्शन 311 एंड सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सेक्शन नंबर 91 जो है ये बीएनएसएस में सेक्शन नंबर 94 हो गया है। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं बीएनएसएस से, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि साथ में मैं आपको बीएनएसएस के सेक्शन का भी रेफरेंस दूं। तो अगर आप किसी भी एनआई एक्ट के केस को देख रहे हैं तो आप उस केस की ऑर्डर शीट को देखिएगा।
तो ऑर्डर शीट जब आप देखोगे ना तो वहां पे आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि वो जो केस है अभी किस स्टेज में है और अगली स्टेज पे क्या होने वाला है, इसका आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा अगर आपको ये स्टेप्स मालूम होंगे। तो यहां पे एक्यूज ने अपने एक्यूज जो उसने एविडेंस दे दिए हैं, अब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा कौन? उसका अब क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा जो कंप्लेनेंट है उसका काउंसिल। काउंसिल से मेरा मतलब है उनके एडवोकेट, राइट? क्योंकि कोर्ट वो भी अब सोचेगा ना कि इन्होंने भी जो डिफेंस रखे हैं, इनके डिफेंस को हम कैसे झूठा या फॉल्स, बेसलेस साबित कर सकते हैं, कैसे हम कॉन्ट्राडिक्टरी साबित कर दें किसके स्टेटमेंट? एक्यूज के स्टेटमेंट को। तो एक्यूज के स्टेटमेंट में झूठ ढूंढने के लिए जो कंप्लेनेंट है, जो पहले पे ही था, उसके एडवोकेट उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसे कोर्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसे कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, राइट? और ये वाला जो स्टेज होती है जहां पे कि एक्यूज अपने एविडेंस करता है, यहाँ पे एक्यूज के जो एडवोकेट है, एक्यूज के एडवोकेट है वो उसके साथ में अपीयर होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर देते हैं, और यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन कौन कर रहा है? उसका जो कंप्लेनेंट है उसका काउंसिल करता है। दैट इज वाई इसको हम कहते हैं क्या? क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, जो कि काउंसिल ऑफ द कंप्लेनेंट करता है। ऑलराइट, इतना क्लियर है आपको? तो अब डिफेंस एविडेंस जो है वो क्लोज हो चुके हैं। डिफेंस एविडेंस के बाद में अब आगे चलते हैं, तो बस अब दो स्टेजेस बचती हैं, और वो दो स्टेजेस कौन सी होती हैं? दैट इज आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो बेसिकली रिटर्न फॉर्म में तो होते ही होते हैं, इसके अलावा ओरल आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, और रिटर्न आर्ग्यूमेंट की जो कॉपी होती है वो दोनों पार्टीज के पास में होती है। एक पार्टी जो भी रिटर्न आर्ग्यूमेंट करती है, रिटर्न आर्ग्यूमेंट के जो भी पॉइंट्स होते हैं वो दूसरी वाली पार्टी के पास पहले से होते हैं, और रिटर्न आर्ग्यूमेंट को फिर कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है। जिस भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये मैटर चल रहा होता है, वो मजिस्ट्रेट के पास में रिटर्न आर्ग्यूमेंट फाइल कर दिए आते हैं, और फिर कोर्ट में क्या होते हैं? ओरल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ओरल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स हो गए, और उसके बाद फिर कोर्ट उस पर अपना जजमेंट देता है। तो जजमेंट की स्टेज आने तक काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि कई बार बहुत सारी एप्लीकेशंस भी लगती हैं। कई बार एक ही प्रोसेस में काफी दिन लग जाते हैं, जैसे कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने में भी कई बार काफी डेट्स लग जाती हैं। इसलिए जो लोगों का, आपको अगर लग रहा होगा कि इतनी जल्दी फैसला क्यों नहीं आता, तो उसका रीजन ये भी है कि कई बार बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव होती हैं, कई बार पार्टीज कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाती। सो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस कि ऐसा क्यों होता है। तो आर्ग्यूमेंट होने के बाद में जो लास्ट स्टेज है, दैट लास्ट स्टेज इज जजमेंट। वो आता है जजमेंट। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताऊं कि एक केस में हम अपीयर हुए थे, और उस केस में आर्ग्यूमेंट हो चुका है, लेकिन उसके बाद में जो ऑनरेबल जज थे उनका ट्रांसफर हो गया है, राइट? तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो फिर आता है जजमेंट। अब जजमेंट में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक्विटल होगा या फिर पनिशमेंट होगा। एक्विटल का मतलब कोर्ट को लगता है कि जो कंप्लेनेंट है उसकी कंप्लेंट में कोई दम नहीं है, उसकी जो कंप्लेंट थी वो पूरी तरीके से फेक थी, तो कोर्ट अब यहाँ पे जो एक्यूज्ड है उसे रिलीज यानी कि एक्विट कर देता है। उसने जो अमाउंट दिया था, कोर्ट में डिपॉजिट करवाया था, श्योरिटी का अमाउंट, जो एफडी प्रॉपर्टी का, याद है डॉक्यूमेंट जो उसने सबमिट किए थे, वो सारे उसको वापस मिल जाएंगे। या फिर पॉसिबिलिटी है कि उसको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट कितना है ये आप लोग जानते ही हैं, राइट? तो एनआई के मामले में कितनी पनिशमेंट हो सकती है आपको पता है कि यहाँ पे फाइनेंशियल एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है एनआई एक्ट में। तो अब पनिशमेंट होता है, और पनिशमेंट में फिर जजमेंट एंड ऑर्डर ऑन सेंटेंस आता है। अब उसको कितना पनिशमेंट दिया जाए, इसके ऊपर भी फिर कोर्ट सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करता है, कि अगर सेंटेंस दिया जाए या सेंटेंस ना देकर उस पर खाली मॉनेटरी ही जो लाइबिलिटी है वो इम्पोज किया जाए, तो इसके ऊपर भी फिर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर कोर्ट ये डिसाइड करता है कि अगर वो सेंटेंस दिया जाए तो कितना सेंटेंस उसे दिया जाए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है एक चेक डिसऑनर केस का, चेक डिसऑनर होने से लेकर उसका फाइनल जजमेंट आने तक। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस, आप जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसका आप चैप्टर नंबर 17 जो है वो देखिए, तो वहां पे आपको इसके काफी एस्पेक्ट्स पता लगेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट अमेंडमेंट एनआई एक्ट के आए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 20% का यहाँ पे क्लॉज है, वो 20% वाला पॉइंट भी जरूर देख लीजिएगा, आपको एनआई एक्ट में देखने को मिल जाएगा। फिर जुरिस्डिक्शन को लेकर अलग अलग पॉइंट्स है, उनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें बीएनएसएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस चेक डिसऑनर केस का। आई रियली होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।